प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले दौरा पेशावर, वजीर आजम का बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र इलाकाई इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात मानने से इनकार। वजीर आजम इमरान खान ने खित्ते में पाकिस्तान को अब भी सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। अवाम महंगाई से खुदकुशियों पर मजबूर, मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह, मुल्क मजीद कर्जों में जकड़ गया। और वजीर आजम का ये बयान ऐसे में सामने आया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट खजाना कमेटी, अहम तरीन एजेंडे, तल्ख कलामी, अराकीन की अदम दिलचस्पी और मुशीर खजाना की हाजिरी गैर हाजिरी की नजर। सेनेटर शहीर रहमान की हुकूमती सेनेटर से तल्खी इजलास का बॉयकॉट कर गई। सेक्रेटरी खजाना ने मिनी बजट तैयारी के हवाले से भी खबरदार कर दिया। सेनेटर सादिया बासी की दिफाई इदारों पर सख्त तनकीद, BMW का किस्सा छेड़ दिया। खजाना कमेटी का आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ लासरा की जबानी। और इसके अलावा बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमती नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। महंगाई सबसे बड़ा अजाब, पुलिस अदलिया करप्ट तरीन इदारे करार। 85% पाकिस्तानी अवाम की इमरान खान हुकूमत में आमदनी कम हो गई। महंगाई में इजाफा, आमदनी में कमी। क्या आने वाले इंतखाबात में महंगाई PTI को इक्तदार से बाहर कर देगी? इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आपको लगता है पाकिस्तान खित्ते में इस वक्त सस्ता तरीन मुल्क है? फिर ये लोग क्यों इतने सख्त परेशान हैं? जी, ये वज़ीर आज़म कहाँ रह रहे हैं? जी, आज यही इतला आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशावर के जलसे के अंदर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। इससे एक तो ये पता चलता है कि ऑक्सफर्ड में जो उन्होंने डिग्री ली थी वो रियायती नंबरों पे क्यों ली थी वहाँ पे, और दूसरा ये है कि उनकी बहुत ही इक़्तिसादियात की महदूद नॉलेज है और वो घिरे हुए हैं इर्द गिर्द ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, मशीर और पॉलिटिशियन जो कि उनको इस तरह के सर्वे बताते हैं और वो बड़ी तेज़ी से मान लेते हैं। उनको समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। ये जो सर्वे आते हैं कि दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक, ये उन लोगों के लिए होते हैं, बाहर के लोगों के लिए, कि जिन्होंने डॉलरों, पाउंडों में, यूरो में कमाना होता है। उन्होंने सर्दियों गर्मियों की छुट्टियों पे जब जाना होता है तो ये सर्वे आते हैं कि जनाब अगर आपके पास वाफिर पाउंड, डॉलर, यूरो हैं और क्रिसमस की छुट्टियों पे आप जाना चाहते हैं, ये गरीब तरीन ममालिक हैं, सस्ते तरीन ममालिक, इनमें जाएं। ये फॉरेनर्स के लिए सर्वे होते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं होते। ये पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं, इसका मतलब नहीं है कि उनके लिए सस्ता तरीन मुल्क है, ये फॉरेनर्स के लिए सस्ता तरीन मुल्क है। ये छठी क्लास में जो आपको बुनियादी इकनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये उसके अंदर ये बुनियादी चीज़ें बताई जाती हैं। एक ये है कि बाहर से आपको कैसे वो देखते हैं, एक अंदरूनी सूरत हाल। ये मेरी नहीं है, सिर्फ अपने ही गवर्नमेंट के फिगर्स। अभी 3 दिन पहले जो सर्वे आया है ये है कि जो होल सेल इंडेक्स है वो 27% बढ़ी है। जो सेंसिटिव इंडेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स वो होती है कि जो डायरेक्टली गरीब गुरबा को अफेक्ट करती है, वो वाली एसेंशियल आइटम जैसा कि आटा, घी, तेल, ये जो चीज़ें अशियाए ज़रूरत की हैं आम आदमी के लिए, उसके लिए जो सेंसिटिव वो 18% बढ़ी है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 11% बढ़ी है, जो कि इस खित्ते में महंगी तरीन है। पाकिस्तान ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ये इकोनॉमिस्ट का रिसेंटली आया था, उसमें महंगा तरीन मुल्क है। और ये भी एक फैक्ट है कि ठीक है, वो जो एक आर्गूमेंट बार बार वज़ीर आज़म और उनके वज़रा देते रहते हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हैं, बिल्कुल ठीक हैं, मगर उसी कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमारे खित्ते में, बांग्लादेश में जबकि हमारी CPI 11% है महंगाई का शरा, तो बांग्लादेश में तकरीबन कोई 4% है, इंडिया में 5% है। हमारे खित्ते में डॉलर के ऊपर वो वाले असरात नहीं है, 2-3 रुपए का फ़र्क पड़ा है और महंगाई भी 2-3% से ज़्यादा नहीं पड़ी। तो हमारे यहाँ इतनी, बजाय इसके कि चेक करें कि क्यों है, क्या वो माल बनाया जा रहा है, क्या वो गलत पॉलिसीज़ हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में महंगाई का इतना बुरा है, तो ये करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ये एक तो या बहुत ज़्यादा ग्रॉसली मिस इन्फॉर्म्ड है या ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड हैं, उनको समझ नहीं आ रही
या वो जानते बूझते हुए अगर मैं ये कहूँ कि वो लोगों के गलत बयानी ले रहे हैं तो ज़्यादा तकलीफदेह बात है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने एक और भी वहाँ पे तकरीर फरमाई कि जनाब ये सर्दियों के बाद महंगाई चली जाएगी जो है। पहली तो बात है कि उनकी अपनी हुकूमत के शुमारियात के जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जल्दी जाने वाली नहीं है। या ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ अपने ही शुमारियात के जो सर्वे हैं उसको ही पढ़ लिया करें। तकरीर में ठीक है, तकरीरबाजी करनी होती है, और वो ये करते क्या हैं, ये जो गैस का और बिजली का जो बहरान आता है, जब शॉर्टेज हो जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो गर्मियों में कहते हैं कि लोड शेडिंग बिजली की इसलिए हो रही है क्योंकि गर्मियां हैं और लोग ना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियां में जब होती है गैस की तो कहते हैं सर्दियां हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दी ज़्यादा है तो इसलिए लोग गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिजली की भी कमी हो रही है क्योंकि पानी नहीं है वो है, और गर्मियों में गर्मियों की वजह से, सर्दियों में सर्दियों की वजह से। तो लोगों को बता दें कि दो बड़े मौसम तो यही हैं, तो किधर क्या करें, किस मौसम में जाएं, कहाँ से वो वाला ढूंढें। और मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जबकि बजाय इसके कि लोगों को तैयार करेंगे, ये कहते रहें ये ठीक है कि घबराना नहीं आइंदा, और मगर सच बोलें कि आइंदा मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। ये प्रोड्यूसर साहब अगर सर्वे दिखा सकें, ये सुई गैस सदर्न सुई गैस कंपनी का अपने सर्वे आया है कि लोग इस वक्त तंग हैं, गैस की लोड शेडिंग 2-2, 3-3 घंटे की हो रही है। ये सर्वे कह रहा है कि दिसंबर में और जनवरी में जो लोड शेडिंग होने वाली है वो इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इस वक्त 400 जो है शॉर्ट वाला MMCD जो उसका पैमाना होता है, तो 2-2, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। घरों में गैस के चूल्हे नहीं चल रहे, इंडस्ट्री को बहुत कम ज़रूरत जा रही है, जिससे आपकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। सर्दियों के जो फिगर्स आए हैं ये मेरे नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं, ये सर्वे देख लें। ये कह रहे हैं कि अभी 400 है ना, तो दिसंबर 21 को, ये जो आने वाली दिसंबर है, ये 592 तकरीबन 400 से 700 की शॉर्टफॉल होगी, यानी इससे तकरीबन डबल शॉर्टफॉल होगी। और दिसंबर 21 से लेके जनवरी 22 तक 772 तकरीबन 800 के करीब, डबल के करीब पहुंच जाएगी। तो ये खबरें भी चल रही अखबारों में, कोई कह रहा है 15 घंटे की, कोई कह रहा है 18 घंटे की। तो जब गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी और बिल आपके फिर भी डबल आएंगे, घर के चूल्हे नहीं चलेंगे, और इनको एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे ये रिलाय करके बैठे थे कि ये चलेंगी, रोज़गार होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ज़ाहिर है उनकी भी कमी करनी पड़ेगी, कम हो जाएगी, तो आपके ग्रोथ फिगर्स भी करेंगे। ग्रोथ फिगर्स जब आपकी कम आएंगी तो आपकी यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे तो फिर IMF की और कंडीशनलिटीज़ होंगी तो वो कहेंगे कि जनाब इनका सब कुछ बंद करें, इनकी सब्सिडीज़ कम करें, इनके ऊपर टैक्स और लगाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। और ये एक विशेष सर्कल है। इस विशेष सर्कल का इस गवर्नमेंट के पास ना वज़ीर ख़जाना साहब हमें कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, ना हमें कोई सेक्रेटरी साहब दे रहे हैं, और किसी को नहीं छेड़ा जा रहा, कोई बंदा नहीं निकाला जा रहा कि जनाब हमें बता दें कि इस बंदे की नालायकी या चोरी की वजह से हुआ। लास्टली ये मैं बता दूं कि कल ये क्लास साहब खबर कर रहे थे, ये करते रहे कंसिस्टेंटली, कि जनाब चीदा कलीदी इदारों के हेड्स नहीं हैं पिछले 3 साल से, यही पॉइंट है। और एक इदारा जिसका नहीं है उसका नाम है पाकिस्तान LNG लिमिटेड जी। ये LNG को इंपोर्ट करती है, और पहले साल में आप गौर करें, पिछले साल और इस दफा बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हुई है, पहले साल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? और हमने $2 बिलियन की सेव भी की, पैसे बचाए भी, क्योंकि वहाँ पे एक साहब थे, उनका नाम था अदनान गिलानी, वो वॉल स्ट्रीट से लाए गए थे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक ऑफिस बनाया था, और उन्होंने टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स की, उसके पैसा मिलाने वाले माफिया के अगेंस्ट जाते हुए खुद डिसीजन लेके राइट टाइम पे राइट इंपोर्ट कर ली थी। तो पहले साल इमरान खान के लोड शेडिंग गैस की नहीं, इन्होंने उनको ना सिर्फ फारिग कर दिया, उनके ACL पे भी रखा, अदालत ने उनको फारिग किया है कि जनाब इनके खिलाफ कोई वो नहीं और इनको ACL से हटाया जाए। सो जब आप उनकी जगह चले कोई और अच्छा बंदा ले आए,
अदारे पे नहीं लाएंगे और माफियाज को कंट्रोल देंगे और ये वाले मामला बिजली और उसके प्रॉब्लम होगी तो कम से कम मान लेने में बेहतर है, बजाय इसके कि झूठ सख्त लफ्ज़ हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। इंसान कहता है कि बड़े लोगों के लिए कि जी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, या इंसान कह देता है कि जी इनको ना मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। ये मैं शाइस्तगी की आखिरी इंतहा पे जाते हुए कह रहा हूँ। बाकी ये क्यों है और महंगाई क्यों है, ये पूरे सर्वे के फिगर्स के क्लास साहब बैठे हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बम फोड़े। अच्छा क्लास साहब, ये तो बिल्कुल आप बताएं कि ये जो फिगर्स आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का ये दौरा जो था वो उस पर इतराज़ात भी थे, मना किया गया था क्योंकि बाई इलेक्शंस की वजह से उन्होंने उसको भी खातिर में नहीं लेकर आए। और बेसिक उनका पॉइंट ये था कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस का हम काम कर रहे हैं तो बेसिकली ये बहुत बड़ा रिलीफ है और बाकी सारी महंगाई जो है वो इसके आगे सस्ती है। ये एक जो अहम चीज़ थी, इमरान खान साहब का माइंड सेट देखें, वो बड़े एक यहाँ पे ना आके टर्म इस्तेमाल होती थी कि जितने फौजी डिक्टेटर्स आते हैं ना आके वो टेक ओवर करते हैं यहाँ पे, वो बरह रास्त करते हैं, तो उनमें शौक़ होता है कि हम अपने आप को सियासतदान डेमोक्रेट के तौर पर पेश करें, दुनिया को भी करें, यहाँ पाकिस्तान में करें, देखें जी मीडिया भी आज़ाद है, अदालतें भी आज़ाद हैं, फलां फलां, और फिर बल्दियाती इदारे भी खोल देंगे तो फिर नाजिम सिस्टम आ जाएगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं। ये उनके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान के जितने भी यहाँ फौजी डिक्टेटर्स आए हैं, जो बात किसी हद तक ठीक भी लगती है। लेकिन ये जो सियासतदान है, जो सियासी प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, ये खुद को इनके अंदर ना एक टेंडेंसी आती है डिक्टेटर बनने की कि हम डिक्टेटर हों। ये कोई भी हो, आप नवाज शरीफ साहब को उठा के देख लें, 8 महीने उनका पार्लियामेंट ना जाना, उनका 6 महीने कैबिनेट के इजलास ना बुलाना, उनका बिल्कुल इब्न बतूता बन के पूरी दुनिया फिरना, सेनेट में ना जाना, और बाद में रोना कि जमहूरियत में वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इदारे खुद आप तबाह कर रहे होते हैं जो इदारे आपको खड़े करने चाहिए। इमरान खान साहब के अंदर भी वही टेंडेंसीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये इन्होंने इतनी गुफ्तगुएँ की हुई हैं कि इदारों को हम मजबूत करेंगे। ये इदारा मजबूत हो रहा है कि आपको इलेक्शन कमिश्नर लिख कर रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जलसा ना करें। आपने एक सेकंड नहीं लगाया उठा के, आपने कहा जी कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, आपकी इतनी जरूरत कैसे हुई, औकात क्या हुई है। आप जब अपने इंस्टीट्यूशन की कदर नहीं करेंगे, कल को आपकी भी कदर कोई नहीं करेगा, ये जहन में रखिएगा। आज तक जितने भी पॉलिटिशियंस ने यहाँ सफ़र किया है, प्रोसिक्यूशन फेस की है, फांसियाँ लगी हैं, जलावतनियाँ हुई हैं, इनको जेलें हुई हैं, सज़ा हुई। अगर मुझसे पूछें 22 साल या इस्लामाबाद में 23 साल की रिपोर्टिंग के बाद, इसमें मोस्टली सियासतदान खुद जिम्मेदार हैं। उन इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करते, ये आके पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करते, ये आपकी आके यहाँ गवर्नेंस को नहीं करते, ये आपका आके अदालतों को नहीं करते, इतना और आगे मीडिया को नहीं करते। ये वो लोग हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कल को आपको फांसी के फंदे, जलावतनी और कैदों से बचा सकते हैं। आप इन्हीं पे अटैक करते हैं, इन्हीं पे आके हमले करते हैं। आपको जब यहाँ मना किया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक यहाँ पे कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं या कोई भी पॉलिटिशियन है जिसके पास पावर है, पैसा है, क्लाउट है, वो इलेक्शन पे जाके असरअंदाज नहीं हो सकता। आपके 2 वज़ीरों ने अभी वहाँ पे उनके पाँव पकड़ के उन्होंने माफ़िया मांगी इलेक्शन कमीशन से। अब इनको इलेक्शन कमीशन इनको करे, यहाँ पे आके नोटिस जारी करे, जो कर सकता है कि आप मुझे जवाब दें, आपने क्यों खिलाफ वर्जी की है, और जाके आगे प्रोसीडिंग को वो थोड़ा सा सीरियस ले लें। उनके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं, आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं वो, तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी हमारी। वो जमहूरियत खतरे में पड़ गई। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन को बाबूस को क्या जरूरत हो गई है। ये जरूरत हालांकि उसने पार्लियामेंट ने खुद दी हुई है। आप आके जो भी करते रहें, मतलब छोटे से जेस्चर्स होते हैं, इसी वजह से लोग कानून को एक मजाक समझते हैं। जब एक आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीरियस नहीं लेता एक उसके आर्डर को, तो आम आदमी सड़क वाला क्यों लेगा। फिर आप उनसे सियालकोट वालों से क्यों फिर उससे शिकायत कर रहे हैं, या फैसलाबाद वालों से क्यों शिकायत कर रहे हैं। वो तो ये आपके जेस्चर देखते हैं। अभी हमने आके खबर ये कर रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ने हुक्म नहीं माना, तो आम आदमी जो हमें सुन रहा होगा वो आके कहेगा वज़ीर आज़म का क्या बिगाड़ ले जो मेरा बिगाड़ लेंगे। ये जेस्चर्स होते हैं, ये छोटे छोटे आपको रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है अपने इंस्टीट्यूशंस की, पुलिस की, अदालतों की भी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की, वट एवर इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, जो भी लीगल तरीका है उससे बेशक आप थोड़ी सी अदाकारी कर लेना, थोड़ी सी अदाकारी कर लेंगे। ओहो मैं डर गया हूँ, ताकि आम आदमी को वज़ीर आज़म डर गया यार, अगर मुल्क का वज़ीर आज़म डर गया तो हम अगर हमारे ऊपर कोई बला टूट जाएगी। और मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है भाड़ में जाए इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं मुझे नोटिस करना, मैं तो जाऊँगा। गए हैं, जलसा भी किया, तकरीर भी की है, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा जमहूरियत खतरे में पाई जाएगी, और फिर उसके बाद वोट को इज्जत दो वाला नारा फिर आ जाएगा। सो ये सबसे बड़ी उनकी मेरा ख्याल जो है, जिस पे आपके और आगे वज़ीर आज़म साहब और उनके हवारी बड़े नाराज़ होते हैं हमसे इसी बात पे कि ये भी कोई बात थी, ये भी कोई शुदा जिसको आपने टेकअप कर। भाई साहब आप तो खुद कहते थे फिश रॉट फ्रॉम द हेड्स,
कि हेड से सर से आपकी जो है ना मछली वो कहते हैं ख़राब होना शुरू होती है। आप लोग अगर कानून कायदे और यहाँ पे इनको आके इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए लॉलेसनेस जो है ना आपकी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। आप वो फरमाते हैं जनाब कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, वो मैं अगले आपको सेगमेंट में बताऊंगा जो आप वहाँ पे उसकी फिनांस कमेटी में क्या क्या डिस्क्लोजर हुए, क्या क्या वहाँ पे फटे इनके खींचे गए हैं कि वज़ीर आज़म को या तो डिल्यूजन का शिकार हैं, एक हलूसिनेशन भी होती है। उस पर पैसेज टू इंडिया उसमें EM फॉस्टर ने पूरा उस पर नावल लिखा हुआ है कि आप उसमें चले जाते हैं, सेल्फ बिलीव में चले जाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है वही ठीक है। जनाब आप अगर ये कह रहे हैं ये इस मुल्क का सस्ता तरीन है, तो ये यहाँ 22 करोड़ लोग क्यों नहीं मान रहे? आपका डॉलर 180 पे पहुंचा हो और आप कहते हैं ये सस्ता तरीन मुल्क है। और दूसरी बात सर्वे की कि हम उसमें महंगाई में अगले उसमें जाएंगे, मैं उस पर बात करेंगे जिसको सस्ता कह रहे हैं। अब ट्रांसपेरेंसी जो है, ये पहले तो कहते थे पिछली हुकूमतों के मसले थे, मान लिया हमने 3-4 साल बही किया इनको, सारे पिछली हुकूमतों के मसले हैं। ये 14 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक है, अभी करें इन्हीं के दौर के, पिछले महीने की बात करूँ, मतलब उसके अक्टूबर के नवंबर से पीछे जाए। अब जरा पढ़ें तो सही कि उन्होंने क्या क्या। पुलिस उनका सबसे ज़्यादा करप्ट है। आपने रिफॉर्म्स लानी थी पुलिस में, जिस वजह से लोग जो अगेन उस अवाम बैठी थी हमारे जैसे बैठ के, वो कहते हैं ना कि एक उसकी ऊँट को एक बैठ के देख रहे थे कि अभी इसकी ज़बान गिरेगी तो उसने काम खाएंगे। प्लीज अगर इसके ग्राफ्स भी साथ साथ दिखा सकें आप। आपने सबसे बड़ा नारा क्या मारा था? आपने कहा पुलिस ठीक करो, और इसी चीज को आपने सेल किया था केपी में क्यों इलेक्शन आप जीत गए थे? नासिर दुरानी साहब थे, उन्होंने आपको आके आपने उनको खुला हाथ दिया, उन्होंने आपको पुलिस ठीक कर दी। अच्छा, केपी में आप अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि केपी के पुलिस का, लोगों का, पश्तूनों का अपना एक उनका कल्चर है, उन्होंने उसके मुताबिक ठीक हो गए। आपके स्टेक भी नहीं थे, 2-2.5 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, कितने वोट थे? आपने कहा ठीक है यार यहाँ पे मुझे कोई बड़ा मसला नहीं है, या तलीम भी कर दो, यहाँ पे एजुकेशन भी कर दो, उसके बाद आप इसके हेल्थ भी कर दो, पुलिस भी। आपने उसी चीज़ को सेल किया पंजाब में, पूरे मुल्क में। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा हो खान साहब ने केपी की पुलिस ठीक कर दी और हेल्थ ठीक होगी तो हमारी भी हो जाएगी। ये 12 करोड़ का सूबा था। आपको याद है मुश्ताक सुखेरा ने क्या कहा था? मेरा ख्याल है उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा पंजाब के लोग जो है ना, जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए थे, मैं क्या कहूँ इन्हें कि यहाँ पे पंजाब की पुलिस जो है ना वो किस तरह की और कैसे। आपने 6 IG चेंज किए हैं, आपने 5-6 आपने वहाँ पे अपने चीफ सेक्रेटरी चेंज किए हैं, आपने पुलिस को गुलाम बना के रख दिया आपने। एक और वही नासिर दुरानी एक सेकंड नहीं लगाया जब उसने पंजाब में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की एज एन एडवाइजर। आप में इतनी भी कटसी नहीं थी कि जिस बंदे की वजह से आप इलेक्शन जीते थे पूरे का पूरा, जिसको सेल किया था, पोस्टर बॉय था आपका, उसको चाय बुला आप उसको बनी गाला बुला के चाय पिला के इज्जत के साथ रुखसत करते, एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, उसको हटा दिया। सो खान साहब जो हैं यूज़ और डंप करने पे बिलीव करते हैं। इन्होंने पंजाब में भी वही कुछ किया। ये जो उसका आ रहा है ना कि पंजाब की अगेन, या उन्होंने पुलिस का कहा है, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अदालत का कहा है, चलो मान लेते हैं खान साहब का उस पर हाथ नहीं पड़ता, या अदालतों को देखना चाहिए वहाँ पर जो करप्शन की बातें हुई। अब तीसरी वजह देख लें, जो हम रोते रहते हैं, और मुझे काजी सईद याद आते हैं, ये हमारे दोस्त जो हैं एंकर जो हैं, वो कहते थे उसके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में कि ये जो आई हुई है ठेकेदार फ्रेंडली है। उन्होंने उन्हीं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कंट्रैक्ट, बिल्डर और ठेकेदार। इस्लामाबाद की कहानी सुन लें, ये आप देखें कैसे लोगों को यहाँ पे लूट। 10% वो कहते हैं कि कंट्रैक्टर एंड टेंडरिंग, 17% जुडिशरी, 41% पुलिस। जनाब इस्लामाबाद में देखें जरा, एक बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पे, ठीक है, उनका फ्रंट मैन है, उनको अब्लाइज करना था CDA ने कंट्रैक्ट देना, और अब तक उसको मेरी इतलात है 1.25 रुपए के करीब की पेमेंट भी हो चुकी है। कि उसने कहा जनाब आपको कैसे अब्लाइज करें, ये किसी बड़े आदमी का फ्रंट मैन है इस्लामाबाद में, CDA ने उनको कंट्रैक्ट दिए। उन्होंने कहा आप एक काम करें, जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं ना, अब दोबारा बनाना शुरू करें। वो आते हैं एक उसका मशीन लेके आते हैं, अच्छी खासी सड़क, उसको वहीं पे एक उसका पैच उखाड़ेंगे, जैसे यूं करके वो नहीं करते, उसको उखाड़ेंगे, वो 2-4 दिन लोग जलील होंगे, 5वें दिन आएंगे, उसको भर देंगे, सड़क बन गई। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है कि पार्लियामेंट में जब गया वापसी पे, पार्लियामेंट के सामने PTV वाली जो रोड है, ये कारपेटेड रोड है, मतलब मोटरवे से बेहतर है। आज सर उन्होंने वो उखाड़ दी है, उस पर नई सड़क बन रही है, ठीक है, उस पर नया माल डाला जा रहा है, उस पर नए पैसे बनाए जा रहे हैं। आप एक तरफ ये काम कर रहे हैं, जरा बताए तो सही CDA कि इसका कंट्रैक्ट जो है, इसका कंट्रैक्टर कौन है, इसका और आके किस बड़े आदमी का फ्रंटमैन है। आपने पैसे कमा के देने हैं कुछ तरीके से, जहां पे सड़कें नहीं है वहां पे उसको ठेका दे देना। जी क्लास अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपने नेक्स्ट भी हमने आपसे ही सुननी, आपकी ज़बानी, क्योंकि खजाना कमेटी का जो आंखों देखा अहवाल है वो आपसे बेहतर नहीं बता सकता कि क्या उसकी डिटेल्स थी और कंटेंट क्या था, और वहाँ पे क्या हैपनिंग्स होती थी। ब्रेक के बाद ही डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब सेनेट की जो खजाना कमेटी है उसका इजलास हुआ,
उसकी कहानी? उस पे आता हूँ, बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं आज। और मैं खुद, जैसे मैंने कहा, मैं भी था, इमरान मगराना भी थे रिपोर्टर हमारे साथ, लेकिन आमिर साहब ने भी ना मुझे एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिला, बड़ी ज़रूरी है, मैं ज़रा उसको रेफर करूँ। उन्होंने बताया इसमें ट्रांसपेरेंसी ने कि किस वजह से करप्शन होती है। जो उन्होंने 3 रीजनिंग बताई हैं, और ये तीनों रीजनिंग ये नहीं कि हमको अकल कुल हैं, ये बार बार हम यहाँ पे कहते रहे हैं कि जनाब ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम। वीक अकाउंटेबिलिटी और स्पेशली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अवाम ने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में अपनी अकाउंटेबिलिटी न होने के बराबर है, और इस पर उन्होंने 51% उस पर कह रहे 52% बनते हैं तकरीबन, जाके 51.9% ने कहा है कि वीक अकाउंटेबिलिटी, और मोस्टली कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है को इनके मिनिस्टर छक्के मारे, चौके मारे, माल बनाए, डैम केयर। नंबर 1। नंबर 2, ग्रीड ऑफ पावरफुल पीपल। आम आदमी नहीं है, पावरफुल पीपल कि मजीद ग्रीड, लालच नहीं खत्म। जो जितना अमीर है उसको ज्यादा पैसा चाहिए, उसको ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा उसको चाहिए। जो बात हम करते हैं कंट्रैक्टर, बिल्डर, जैसे इस्लामाबाद की हम स्टोरी करेंगे कि कौन बंदा है जिसको इन्होंने ठेके दे के दोबारा सड़कें यहाँ बनवाने शुरू कर दिए। ग्रीड जरा देखें। और तीसरी उन्होंने कहा तनख्वाहें कम है, कि लोग इस वजह से भी करप्शन कर रहे हैं कि उनके तनख्वाहें कम है, उनके गुजारे नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी नहीं है इमरान खान साहब के दौर में। वो कहते हैं इनके बड़े बड़े लोग हैं, ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं, इनके डोनर्स हैं, इनके यहाँ पे ATMs हैं, उनकी लालच खत्म होने में नहीं आ रही, जिस वजह से वो कहते हैं सारी करप्शन भी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। खैर, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। अब मैं ज़रा आता हूँ सर आमिर साहब, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आज मैं खुद गया हूँ, उसका एजेंडा बड़ा अहम था। ये कोई 5-6 पेजेस को नोट्स मैंने भी बनाए हैं कोई इसके, और इमरान मगराना साहब ने बड़ी वहाँ पे मेहनत से बैठ के सारा कुछ उन्होंने किया, मैंने सुना भी है, नोट्स भी बनाए। 3-4 चीज़ें सर उसमें बड़ी अहम थी। एक तो ये था सेनेटर्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। ये सेनेट के फिनांस की कमेटी है, 15 मेंबर्स हैं। सिर्फ जहाँ पे स्टार्ट हुई है मीटिंग 2 लोगों के साथ, 15 में से 2 लोग उस वक्त आए हुए थे सेनेटर, जो तला महमूद साहब की मेहरबानी, खैर वाज ऑन टाइम, उन्होंने शुरू की। उस वक्त से 2 ही आए हुए थे जो मैंने देखे। एक तो हमारी अगेन ये शहरी रहमान साहबा थी, और दूसरी सादिया अब्बासी साहबा थी। ये 2 थे, 2 के साथ इजलास शुरू हुआ है, ज़रा जहन में रखें। 15 में से 2 हैं। इसके बाद खैर बाकी लोग आना शुरू, उसके बाद भी 3 लोग हैं, 9 लोग फिर भी नहीं आए उसमें। उसके बाद मेरा ख्याल वो आए थे सेनेटर, इनके वसीम शहजाद साहब हैं, आ गए, सलीम मांडवी वाला साहब आ गए, एक इनके फैसल साहब हैं सेनेटर PTA के, वो आ गए। सो 3-4 लोगों के साथ या 5 के साथ इजलास शुरू हुआ है, बाकी लोगों ने आए ही नहीं है उनके नज़दीक। हालांकि ब्रीफिंग बड़ी अहम थी। किस पे ब्रीफिंग थी? जो अगर मेरे जैसे सुस्त आदमी को सुबह सवेरे उठा बिठाया है कि जाएँ और ये 3-4 घंटे सुनने के हो क्या रहा है, अपनी आंखों से आके देखें और कानों से सुने, वो नहीं है सर जो मेरा ख्याल आना चाहिए था। बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं उनका नाम लेके क्या उनको उस पर बात करूँ। मैं बात तो बहुत ऑनरेबल लोग हैं, दे शुड हैव बीन इन द मीटिंग। इसके बाद सबसे बड़ी ये खबर थी कि जनाब के ये शौकत तरीन साहब हैं, वो नहीं है। और ब्रीफिंग किस पे देनी थी कि सऊदी से जो लोन लिया है, शराइत नहीं है, वो क्या है, IMF के साथ क्या डील हो रही है, मिनी बजट आ रहा है, नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन पे थी, IMF के साथ कंडीशनलिटीज़ पे थी, फिर आपके उसके बाद नैब से रिलेटेड थी, फिर SCCP था, स्टेट बैंक था, FBR था। सो इट वाज अ वेरी कम्प्रीहेंसिव। मतलब वहाँ पे दो एक उसमें घंटे कह लें, 2 तो नहीं, घंटा 1.5 कोई अगर मीटिंग चली है, हालांकि ज़्यादा चलनी चाहिए थी, 1.5 उस पर घंटे में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एनरिच फील किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था जो पहली दफ़ा चला। 3-4 मैं ज़रा क्विकली बताऊँ। वो आए हुए थे सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं, वो आए हुए थे। भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है ना, वजीर को तो नहीं पता होता। उन्होंने कहा जनाब रोला डाल दे, नहीं जनाब वजीर साहब आएंगे तो वो हमें ब्रीफ करेंगे, हम इनसे नहीं सुनना चाहते। भाई फॉर गॉड सेक, आप सेक्रेटरी से सुन लें, उसने शरायत ही बतानी है ना आपको कि सऊदीज के साथ क्या क्या शरायत हुई हैं। ये पता तो ब्यूरोक्रेट्स को होता है ना। वही बात तो मिनिस्टर ने कह देनी थी, शौकत तरीन ना आना उनका बिल्कुल आपने ठीक प्रोटेस्ट किया, आना चाहिए था। लेकिन सेक्रेटरी आया हुआ है, इन्होंने कहा हम तो ब्रीफिंग नहीं लेते, नाराज हो गए बच्चों की तरह। छोटी सी वजह ये 5वें सेक्रेटरी और परसों आए हैं सर, वो ऑलरेडी ये सऊदी लोन तो एक डॉक्यूमेंट है ना, पढ़ने आपने पढ़ के बता देना कि ये जी शरायत है। इन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बच्चों की तरह नाराज हो गए जी, हम तो नहीं सुनते, आपसे ब्रीफिंग नहीं लेते। भाई आपको मेरा ख्याल है सुननी चाहिए थी। पूरी मीटिंग हो रही है, अलाउंसेज हैं, TA DA, एक बाकायदा पूरा दिन आप उस पर बैठे ज़ाया कर रहे हैं, आपने मीडिया आया हुआ है, उसके ज़रिए लोगों को पता चलना चाहिए। चलो जी वो एजेंडा उनका उसका मुखर हो गया, सारी चीज़ें ये नहीं करते, जब आएंगे फिर हम देख लेंगे। इसके बाद जो 2-4 बड़ी चीज़ें हुई हैं उन्होंने बताई है। वहाँ पे कोयला इंपोर्ट की बात करते हैं, चलो यहाँ से उन्होंने बड़ी अहम बात की, ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही थी जिस पे आमिर साहब बड़ी बात कहते रहते हैं। तो वहाँ पे जो बैठे थे FBR के लोग, उन्होंने कहा सर हम ट्रेड डेफिसिट में बात चीज़ें, उन्होंने कहा इंपोर्ट को बंद करो, बिल्कुल लग्जरीज आइटम है, बला ये सारे ख़त्म करो, ये करे। उन्होंने कहा जनाब अली ज़रा सुन लें, इंपोर्ट हो कहाँ पे रही है, ये छोटी मोटी चीज़ें जो बाकी आप कह रहे हैं ना, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, फलां बंद कर दो। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो हमारा बिल है ऑयल का बिल है, जिसको हम नहीं कर्टेल कर सकते। और जो उन्होंने फिगर वहाँ पे बताए हैं कि आपके पिछले साल 5 माह का जो बिल था
लास्ट ईयर इन 5 माह का अप्रैल से ऑनवर्ड, इस साल में डबल आपके वो हुए, फिगर भी मैंने शायद यहाँ पे लिखे हुए थे। इस्तेमाल हो रहा है, जो महंगा भी है और नॉन एफिशिएंट भी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि उसके रेट बढ़ गए क्योंकि डॉलर का आपका बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है। वो लास्ट ईयर तो डॉलर का रेट नहीं था। सो आपका 100% बिल बढ़ गए हैं आपके पेट्रोल के। उन्होंने कहा जनाब डीजल इंपोर्ट हो रहा है, इसके बाद आपका पेट्रोल हो रहा है, क्रूड ऑयल हो रहा है, पाम ऑयल। उन्होंने कहा ये तो हम रोक ही नहीं सकते, ये आपके एसेंशियल आइटम है, सबसे बड़ा बिल तो इसका है, इसको कैसे रोकें हम? तो वो तो उस पर हो नहीं सकता। खैर ये हुई। इसके बाद जो अहम चीज़ उन्होंने बताई वो ये थे, सलीम मांडवी वाला साहब थे, उनकी शिकायत इस बात पे थी कि यहाँ पे इन्होंने SCCP जो है, इन्होंने आके कुछ, इसने स्टेट बैंक ने भी, नैब ने इनको हिदायत की है कि किसी बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हो, शिकायत हो, आप उनको बोर्ड में नहीं बना सकते कंपनीज़ में। उस पर उन्होंने कहा जनाब के ये नैब वगैरह जो हैं ये बदमाशी कर रहे हैं और उनको वो आके कंपनीज़ को नहीं बनने दे रहे। इस पर शिकायत थी। जो असल बातें की है ना, वो एक वहाँ पर लड़ाई जो हुई है वो शहरी रहमान साहबा की हुई है, इनके जो सेनेटर हैं फैसल साहब हैं उनके साथ, और प्लस वो चेयरमैन तलहा महमूद साहब के साथ। तो जब शहरी रहमान साहबा ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, और बड़ा अच्छा बोले हैं शहरी मत से, बड़ी तैयारी के साथ आई हुई थी उन्होंने, IMF ये वो कर्जे, ये इसकी गैस बिजली, आवाम की चीखें, उन्होंने सारी चीज़ें बयान की। उस पर उन्होंने साहब जरा PTI का नाम लिया तो फैसल साहब बैठे थे सेनेटर PTI, वो उस पर नाराज हो गए कि आपने हमारी पार्टी का नाम क्यों लिया है, आप सियासत कर रही हैं। हाँ गवर्नमेंट में है। यस, ये बात उसने शहरी ने की। उसने कहा जनाब कि आप लोग हुकूमत में हैं, तो उन्होंने आप यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। यही बात उन्होंने भी की, तला महमूद साहब ने भी की उसको, शहरी रहमान, आप सियासत कर रहे हैं। तो शहरी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा एक्सीलेंसीज, हम सियासतदान हैं, हम सियासत के जरिए इलेक्ट होकर आए बैठे हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये उस पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियन की वो है प्रोडक्ट है। आप हमें कह रहे सियासत पे बात ना करो। उसने कहा एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, आपकी बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर, महंगाई, सारा कुछ जो है ये सियासत ही तो है। तो फैसल साहब का उस पर नाराज़ होकर कि आपने हमारी पार्टी का नाम लिया तो मैं आपकी आगे बुराइयाँ बताऊँगा, पार्टी की बताऊँगा, पीपल्स पार्टी। उसने कहा आप भी बताएं, आपको किसने मना किया है? तो उन्होंने कहा आपने तबाह किया, पीपल्स पार्टी ने तबाह किया सारे का सारा, उसी की वजह से हमें सारी चीज़ें पे करनी पड़ गई हैं। तो मेरा ख्याल शहरी रहमान साहब को कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी फॉर शौकत तरीन नहीं कहा, क्योंकि वो भी बैंकर हैं, वो इसी वजह से चुप कर गई हैं। अदरवाइज़ कहना चाहिए था जनाब कि अगर हमारी हुकूमत ने बर्बादी की है पीपल्स पार्टी ने, तो ये शौकत तरीन साहब हमारे वजीर थे ना, वही अब आपके वजीर हैं। ये खैर उन्होंने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो उस पर एक और उन्होंने आके कमेंट किया, और तला महमूद साहब ने, इंपोर्ट पे बात हो रही थी इस लग्जरीज आइटम पे, तो उन्होंने शहरी रहमान साहबा को देख कर कहा, उन्होंने कहा इस इंपोर्ट जो हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, उसमें मेकअप भी शामिल है। अब ज़रा इसकी एयरनी ज़रा देखिएगा, जब इंपोर्ट की बात हो रही है कि इंपोर्ट बढ़ गया, बिल बढ़ गया, वो डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो तला बैड टेस्ट में है। तो ये उसी पे शहरी रहमान साहबा भी हैं। शहरी रहमान साहबा पहले तो जर्नलिस्ट थी, वो पढ़ गई। उन्होंने कहा ये तो सेक्सिस्ट आपने कमेंट किया है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन किया आपने तो मतलब मेल शेवनिज्म शो किया। उसने कहा ये आपका वो है कि आप इस पे वो करें। अच्छी खासी उनकी आपस में बहस हुई, और उस पर शहरी रहमान साहब उठकर उस पर चली गई। उन्होंने कहा अगर आपने कमेटी मेंबरान ने ये कमेंट करने हैं कि आके टांट करने हैं मेरे ऊपर के जनाब के वो हो गया है कि इसकी इंपोर्ट भी बढ़ गया, मेकअप की बढ़ गया, मतलब ख़वातीन पे जो कमेंट आपने किया। खैर अगेन शहरी टूक ए वेरी बोल्ड स्टैंड, और शेर की बची डरी शरी किसी से नहीं। हालांकि दाएं बाएं इधर उधर बड़े अटैक हुए। उसने करना, वो जो फैसल साहब बैठे थे, बड़ा उन्होंने उनको आके कोशिश की ग्रिल करने की, लेकिन शहरी कहीं पे उसने गिव अप नहीं किया। और बड़ी अगेन आई मस्ट से बड़ी उन्होंने रेलिवेंट बातें की, जो बाद में तला महमूद साहब ने शहरी के जाने के बाद उस शहरी रहमान साहबा के एग्जैक्टली उन्होंने क्लास ली पूरी की पूरी हुकूमत की, जिसमें शहरी रहमान साहबा को रोक रहे थे लास्टली, क्योंकि बात लंबी हो गई, चीज़ें तो और हैं। वो की है उन्होंने सादिया अब्बासी साहबा ने, अहम चीज़ें। तो सादिया अब्बासी साहबा ने यह कहा, उन्होंने कहा जनाब ये हमें बताया जाए, जब उस लग्जरी इंपोर्ट उन्होंने कहा बंद करें, वो तला महमूद साहब कह रहे थे, तो उन्होंने कहा जब ये बताएं ये लग्जरी इंपोर्ट हो कहाँ पे रही हैं, आप आके सारी चीज़ें इंपोर्ट बंद कर देंगे तो ये आपकी ड्यूटीज़ भी आपको मिलती हैं, टैक्सेस भी मिलते हैं, आपका रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा हर चीज़ को भी यहाँ बैन नहीं किया जा सकता है कि बैन करें, बैलेंस जरूर स्ट्राइक करें। प्लस उन्होंने 2-3 बातें की। अपना कहा कि हमारी फैमिली को विच हंटिंग की जा रही है। उन्होंने मेरे ब्रादरी ला होते हैं USA में, उनको नैब ने क्वेश्चन भेजा, शायद उनको शक है कि शायद खान अब्बासी साहब जो है मेरे भाई थे, वजीर थे उस वक्त, 2013 में शायद मनी लॉन्ड्रिंग की होगी। उन्होंने कहा मेरी वालदा जो है उनकी आगे 5 साल पहले डेथ हो चुकी है, उसके बैंक अकाउंट्स जो हैं ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा कि आपके घर पे, उस पर लग्जरीज की बात हो रही थी, अयाशियों की, उन्होंने कहा आपके घर पे कोई BMW है? उसने कहा जी मेरे पास सुनिए। तो उसने कहा जनाब आप फाइनेंस सेक्रेटरी, आपके घर पे नहीं है, तो वो कौन कौन लोग हैं जिनके घरों में 5-5, उन्होंने कहा जनाब के वो भी आपके बराबर के 22वें ग्रेड के अफसर हैं, उनके घरों में उन्होंने कहा जनाब वहाँ 5-5 मर्सिडीज़ और BMWs खड़ी हुई हैं। फिर फ़ौरन ही कहती हैं कि मैं बात को क्लियर कर देती हूँ। उन्होंने कहा मैं बात कर रही हूँ जर्नल्स की। उसका
आगे जिस जर्नल के घर में जाए तो 5-5 मर्सिडीज या उन्होंने कहा वहां पे BMWs खड़ी हुई हैं, उन पे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं करता। सो देयर वाज एक उस पे अच्छी खासी डिबेट रही है और खासा मेरे लिए बड़ी एक उसका लर्निंग प्रोसेस था। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये महंगाई किस तरफ जा रही है और क्या PTI के लिए ये आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें खड़ी कर सकती है, स्पेशली अगर अगले इलेक्शंस की बात करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, डिस्कस करना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और जिस तरह से हुकूमत को इसने एक्सपोज किया है। वो क्लास साहब ने बड़े अच्छे से करा दिया कि उसके फैक्टर्स बता दिए हैं। ये याद रहे सिर्फ कि ये 5 साल बाद ये आती है, ये परसेप्शन रिपोर्ट है कि आम आदमी का क्या व्यू है। इससे मुराद ये होता है कि इनको सीरियसली लेना चाहिए कि ये नहीं कि ये एक्चुअल रिपोर्ट है, आम आदमी का ये तासुर है जो कि आपके इलेक्शनों में जिन्होंने वोट देना है, पब्लिक ओपिनियन है, ये मैटर करता है, वामन नास की राय है। और ये जो क्लास साहब ने अभी फिगर सारे अंदर सेनेट के दिए हैं, इसका एक बैकग्राउंड तकलीफ इसलिए होती है सारी कि इस वक्त हाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में ये जो 2000 पॉइंट्स की गिरी है, ये भी पता नहीं कोई 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, कोई 40 साल, कोई 70 साल का रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि ये जो हमारा तजारती खजाना है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होने जा रहा है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये कहते थे हमें 18 मिल रहा है, शायद उससे भी बढ़ जाए। हमें ये क्लास साहब वक्फे में जिक्र फरमा रहे थे कि 26,000 की जो है ना पेमेंट्स करनी है, 13,000 शायद कर्जों की उसमें जाना है, 13,000 हमारा ट्रेड डेफिसिट का है, 26 अरब डॉलर। 26 अरब डॉलर। तो अभी जो इंपोर्ट्स हैं हमारी, जो दरामदात हुई हैं, वो 8 अरब डॉलर की हैं। ठीक है, 2.9 की एक्सपोर्ट जरूर हो गई हैं, पर वो 5 में से अगर 3 अरब डॉलर रेमिटेंसेस भी लगा लिए जाएं तो $2 बिलियन डॉलर का महीने का है। $2 मिलियन का 12 से कर लें तो ये $24 बिलियन का आपके ऊपर ये आखिर में खसारा आना है। अब ये क्यों है, ये असल वजूहत है। ये जो आज कमेटी के अंदर जो है वो नए सेक्रेटरी साहब परसों संभाला, उन्होंने बेचारों ने क्या जवाब देना है। इसलिए तकलीफ होती है कि काफ़ी सारा अवॉइडेबल था, काफ़ी सारा ज़्यादातर मैनेजेबल था, गलतियों की वजह से था। ये हमारे जैसे रिपोर्टर टाइप आदमी को भी समझ जाती है, कुछ शॉर्ट टर्म गलतियां हुई। 3 बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, एक ऑयल है कि ऑयल आपने राइट टाइम पे नहीं खरीदा, LNG नहीं खरीदी, आपको महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर आपने सही टाइम पे पॉलिसियां नहीं बनाई। पिछले साल आपकी 10 बिलियन की जो है ना कॉटन और क्रॉप्स की थी, अभी भी जो आप नारे मार रहे हैं, अभी भी आपकी वो कोई 5-6 बिलियन डॉलर की होगी। लास्टली रॉ मटीरियल्स तो आने हैं। कारें अब आपको याद आई हैं लग्जरी बंद करना, और वैसे ही जो सारी कारें हैं 90% जो हैं वो यहाँ जुड़ती हैं, संभल होती हैं। ये 70 साल की बड़ी पॉलिसी का है कि हर साल आपको ये कारें संभल जाती हैं। सो ये आपकी नाकिस पॉलिसियाँ, नालायकियाँ और जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन की करप्शन है, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ये तो तकरीर किया करें पेशावर में इमरान खान साहब कि इस दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, 100 दफ़ा चेक कर लिया करेंगे वो क्या क्या रहे हैं। लास्ट पे इमरान खान साहब के एक इनके वो हैं बड़े, एक इनकी करीबी ATM है जिन्होंने गाड़ियाँ इंपोर्ट की थी हज़ारों की तादाद में वहाँ से, चाइना से, जिनको SOR में भी उनको कंसेशन दे दिए। जो डॉलर आपके गए हैं ना, ऐसे नहीं गए, हजारों गाड़ियां जो हैं चाइना से उन्होंने बनाई उन्होंने मंगवाई हैं, जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर जो आपके गए हैं बाहर ये मार्केट से खरीद के। इमरान खान साहब के बड़े करीबी वो हैं, दोस्त भी हैं, डोनर भी हैं, ATM भी हैं, उनको फायदे दिए गए। मजीद भी बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।